वेलकम एवरीवन। आज हम नया चैप्टर उठाने वाले हैं क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर पे पूरी एक वीडियो सीरीज आने वाली है। ये उस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। इसमें कि हम कुछ बेसिक्स ऑफ टर्म्स देखेंगे। फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं फोर्स की, व्हाट इज फोर्स। मान के चल रहे थे मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है यहाँ पे। मुझे इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ से इसको यहाँ तक मुझे ले जाना है। तो क्या ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक जाएगा? क्या ये अपने आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? जब हम इस बॉक्स के ऊपर इस बॉक्स को धक्का ना मारे, पीछे से हम इसको पुश ना करें। हम इसको जब तक पुश ना करें तब तक ये इस जगह से इस जगह तक नहीं आएगा। जैसे हमने इसको धक्का मारा, जिससे डबस जो धक ये वोत एक जगह पर बीस जगह पर, ये वोत एक जगह पर है 20 जगह पर। सो पुश किया हमने, हमने क्या अप्लाई किया? एक्चुअली एक्चुअली वी आर अप्लाइंग फोर्स, वी आर अप्लाइंग फोर्स। नाउ दूसरे सिनेरियो में हम क्या देखेंगे? अगर मेरे पास सेम यही बॉक्स है, सेम यही बॉक्स है, और मुझे इसको इस जगह पे ले जाना है, मुझे यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाना है। तो कैसे मैं दूसरे तरीके से इसको ले जा सकता हूँ? क्या मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको खींचूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर यहाँ से खींचूंगा, अगर मैं इसको पुल करूंगा अपनी ओर, क्या यहाँ से यहाँ तक आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा। अगर मैं इसको अपनी ओर खींचूंगा, अगर मैं इसको पुल करूंगा अपनी ओर, बह लम अथ पानस कुन, बह ना ये पानस सती अनित, पान ते वात उतनी ये बॉक्स ते वात उतनी। सो पुल किया मैंने इसको, तब जाके ये इस पॉइंट तक आया। मैंने क्या अप्लाई किया? पुल किया मैंने, लेकिन अप्लाई क्या किया मैंने अप्लाई किया फोर्स। फोर्स। सो अगर हम फोर्स को देख लेते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ए बॉडी, एज पुश और पुल ऑन ए बॉडी। जैसे कि इस डायग्राम में ये वाला बंदा जो है, ये इस डब्बे को धक्का मार रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। सो व्हाट ही इज अप्लाइंग, ही इज एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। या इस सिनेरियो में देख लेते हैं, इसमें ये बंदा इस रस्सी से इस बॉक्स को खींचता है अपनी ओर। व्हाट ही इज अप्लाइंग, ही इज अप्लाइंग द फोर्स। ये फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट डेट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और चेंज इट्स शेप। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मेरे पास एक बॉल है यहाँ पे, अगर मेरे पास एक बॉल है, ये रुकी हुई है एक जगह पे है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं इसको किक करूंगा यहाँ से, जैसे ही मैं इसको यहाँ से किक करूंगा, बतराव अथ लत, ये पकि ये बाल वाति, ये वाति यथ पॉइंटस पे, ये वाति यथ पॉइंटस पे, ये बाल वाते कि ना? हाँ, ये बाल त्रो लत सह वात अक जगह पे बीस जगह पे। मे क्या कोर तथ पे अप्लाई? मे कोर तथ पे फोर्स अप्लाई। गो ये बॉडी ये रेस्टस पे, ये रेस्टस पे, ये रेस्ट पे थी। मैंने इसको किस में लाया? मैंने इसको मोशन में लाया, मैंने इसको मोशन में लाया। ये बॉडी चल रही थी, जब मैंने इसको किक किया तब जाके ये इस पॉइंट तक पहुंची। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। अगर एक बॉल मूविंग बॉल है, अगर एक मूविंग बॉल है, वो इधर की ओर मूव हो रही है, मुझे इसको रोकना है। तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? जब मैं इस पे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो ये रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जैसे ही कोई बल्लेबाज, कोई बैट्समैन छक्का मारता है या बॉल को हिट करता है, बॉल जाती है, हम फील्ड करते हैं उसको, फील्डिंग कर सर कह पे अथो समर कि हम तो मगर युत कल अथ दिमो बत युत कल योर दिमो फोर्स, तब जाके वो रुकेगी, वरना वो कहाँ रुकेगी। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो मोशन में आएगी। अगर एक बॉडी मोशन में है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो रेस्ट में आएगी, तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। अख रुकित बाल, अख रुकित ऑब्जेक्ट मोशन मज अनित बाय अप्लाइंग फोर्स। अच्छा अगर मोशन कर अख बाल पकान या अख गाड़ पकान या कह ऑब्जेक्ट पकान, सह रुकावन, लगाओ तथ पर फोर्स। फोर्स जब हम उस पर अप्लाई करेंगे तभी वो बॉल रुकेगी, तभी वो ऑब्जेक्ट रुकेगा।
इसी का मतलब होता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और चेंज इट शेप। शेप कैसे चेंज होगी? फॉर एग्जांपल अच्छा सा फक बॉल ये तथ फोक कड़ान सह कूत लकुट गड़ान ये तथ फोक कड़ान फोर्स करान अप्लाई फोर्स कर सह अप्लाई सह बोड़ 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 गसान तमिस शेप गसान चेंज या फक बॉलस फोक भरित ठीक सह सर्कुलर टाइपस पे सह सर्कुलर टाइपस पे फॉर एग्जांपल मेरे पास मे निश अकिस फक बॉलस मे फोक भरमुत सह गोल बनियोमुत ठीक वन युथु बह तथ अप्लाई कर फोर्स अगर सह बह पन्न अथन मज रटन दोन अथन मज तथ दिन ये साइड ते प्रेस इस साइड पे भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और इस साइड पे भी फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा ये फक बॉल अमिस शेप गश चेंज ये गश डिफॉर्म इसकी शेप चेंज हो जाएगी ये किस कैसे हो जाएगा फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी इसकी शेप चेंज हो जाएगी इसी का मतलब है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। Now, what is force? Force is a vector quantity. Force is a vector quantity, which means it has both magnitude and डायरेक्शन। इसका मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी? पहले भी आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। फोर्स कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक बॉक्स है यहाँ पे मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं इस पे और किस डायरेक्शन में कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है कितना है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है दोनों है फोर्स के पास तभी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसके नाम पे इसका एसआई यूनिट है। So this was force. Now let's move to our next section, that is effects of force. Force की वजह से कौन कौन से effects हो सकते हैं? Force can make a stationary body move. Force एक रुकी हुई बॉडी अगर एक जगह पे रेस्ट पे बॉडी है फोर्स से क्या हो सकता है ये बॉडी मूव कर सकती है ये बॉडी मोशन में आ सकती है। दिस इज ऑफन सीन व्हेन यू किक ए फुटबॉल और पुश एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मेकिंग इट एक्सेलरेट एंड स्टार्ट मूविंग। जैसे कभी हम फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल पे जैसे एक रुकी हुई फुटबॉल है हमारे पास हम जब उसको किक करते हैं तो वो मोशन में आती है। हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक चलती हुई बॉडी को फोर्स रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? कोई गाड़ी चल रही है अगर हमें उसको रोकना है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। या कोई बाइसिकल हम बाइसिकल पे हैं साइकिल चलावन अगर अस रुकावन क्या करान अप्लाई ब्रेक लगावन तभी जाके वो रुकती है। बट ब्रेक हम लगाते हैं हम क्या अप्लाई कर रहे हैं वहां पे? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यही मैंने लिखा है इधर। ए सिंपल एग्जांपल इज अप्लाइंग ब्रेक्स टू ए मूविंग बाइसिकल और कार। द फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील्स एक्सर्ट फोर्स ब्रिंगिंग द व्हीकल टू स्टॉप। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक पेड्स होते हैं ब्रेक पेड्स आपस में इस व्हील के साथ चिपक जाते हैं वो उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तभी जाके हमारी गाड़ी रुकती है। तीसरा क्या लिखेंगे? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। देखो सिंपल एग्जांपल है हम जब गाड़ी चलाते हैं या कोई साइकिल चलाते हैं साइकिल तो सभी ने चलाई होगी। अगर हम चल रहे हैं हम इस डायरेक्शन में साइकिल पे चल रहे हैं हमें चेंज करनी है डायरेक्शन तो हम क्या क्या मूव करते हैं? हम स्टेयरिंग मूव करते हैं जो उसकी हैंडल होती है हम हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मुड़ जाती है दूसरी साइड से। इस साइड से मोड़ना हो किस साइड से मोड़ना हो वो मुड़ जाती है। जब हम हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं हम हैंडल को घुमाते हैं। ठीक है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है या तो इंक्रीज कर सकता है। देखो बचपन में झूला तो सभी ने झूला होगा झूला सा चिटार चमच सायर हुई इनिशियली जब झूला रेस्ट पे होता है तो वो उसकी स्पीड 0 हो जाती है। जब कोई उसको पीछे से पुश कर रहा होता है जब ये पतकिन धक्के दिवान यह मोशन मज
ठीक पता रहे अमिश कंटिन्यू मोशन कर इंक्रीज कंटिन्यू धक् दिन कंटिन्यू अत पर फोर्स कर अप्लाई वह अगर यह जूल रुकावन क्या हम क्या करते हैं अगर हम ये जूले को रोकना है तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम इसको रोक सकते हैं एक जगह पे। यही मैंने लिखा है इधर, व्हेन यू पुश अ स्विंग यू अप्लाई फोर्स टू मेक इट हायर एंड फास्टर। जब हम एक स्विंग मतलब झूले को झूलते हैं हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं टू मेक इट हायर, टू मेक इट स्पीड हायर एंड फास्टर। तो चौथा पॉइंट क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पत्थर है, मे स्टून, तो मेरे पास कोई स्टून है, बुछुस करन काम, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इसको हथौड़े से मार रहा हूं, तो क्या होगा इस स्टून के साथ, ये टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएगा। तो हमने इसकी शेप को चेंज किया बाय अप्लाइंग द फोर्स। जब हमने फोर्स को अप्लाई किया हमने किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया, हमने इसको डिफॉर्म किया, किसी दूसरे शेप में इसको कन्वर्ट किया। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय हैमरिंग a block of metal can be turned into thin sheet. By hammering a stone can be broken into pieces. It is simple, कोई मसला नहीं है। तो अब हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसे कहते हैं। से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे यहां से फोर्स कर रहा हूं अप्लाई 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि एक ही जगह से फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर यहां से भी फोर्स अप्लाई होती 10 न्यूटन की तो मैं इनको क्या कहता, इनको मैं बैलेंस्ड फोर्स कहता। बैलेंस्ड फोर्स कौन फोर्सेस होते हैं? जो दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर हो। जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर हो उनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। अब देख लेते हैं अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहां से अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स और यहां से अप्लाई कर रहा हूं 5 न्यूटन, क्या है बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड? भाई ये तो अनबैलेंस्ड है क्योंकि एक जगह से ज्यादा फोर्स लग रहा है, दूसरी जगह से कम फोर्स लग रहा है कि नहीं? कितना कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में 10 - 5 = 5 न्यूटन ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम देखेंगे यहाँ से 10 - 10 0 आ रहा है, तभी तो ये बैलेंसर फोर्स है, लेकिन इसमें वाले में 0 नहीं बल्कि 5 न्यूटन आया, तो इस वाले केस में ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बैलेंस्ड फोर्स व्हेन 2 or more फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूसेस ए नेट फोर्स इक्वल टू 0, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। जब एक बॉडी पे फोर्सेस एक्ट हो, फोर्सेस लग रहे हो एंड नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स का मतलब जब मैं दोनों फोर्सेस को देख रहा हूं, यहां से भी 10 न्यूटन लग रहा है, यहां से भी 10 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स कितना है 10 - 10 = 0। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है तभी हम इसको बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, मतलब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस इक्वल हैं। दूसरे अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या लिखेंगे, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूसेस ए नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। जब नेट फोर्स इक्वल टू 0 के बराबर ना हो, जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस 0 ना हो, तब हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा क्या है, अ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। क्या मतलब इसका मतलब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है भाई मेरे, ये रेस्ट पे है, यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, जो ये रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं आएगा क्योंकि इस पे एक्ट कौन से फोर्स हो रहे हैं, इस पे एक्ट कर रहे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगी। अगर अब ये मोशन में होता तो इसकी मोशन को भी कुछ भी चेंज
नहीं होती। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, तो इसकी स्पीड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में। जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस बराबर हो, जब बैलेंस्ड फोर्स हो, नेट फोर्स जीरो हो, तब यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में बॉडी हो, उसमें कोई चेंज नहीं आती है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस ए चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस अब एक्ट हो रही हो किसी बॉडी पे, तो उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट पे अगर वो बॉडी है वो चेंज हो सकती है। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ सकती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मेरे पास एक बॉडी है, अगर मेरे पास एक बॉडी है, यहाँ से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से 5 न्यूटन कर रहा हूँ, क्या है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड? हाँ बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। कि किधर की ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा है? ज़्यादा फोर्स लग रहा है इधर की ओर। अगर इनिशियली ये रेस्ट पे है, अगर इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो ये मोशन में आएगी। किस डायरेक्शन में मोशन होगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस इधर की ओर लगने वाला, इधर की ओर लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन से ज़्यादा है। यहाँ से तो 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है। ज़्यादा फोर्स किधर की ओर लग रहा है? बॉडी उधर की ओर मूव करेगी। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे तो बॉडी मोशन में आएगी। नाउ अगर यही बॉडी मोशन में होती, अगर यही बॉडी अब मोशन में होती, तो क्या ये रेस्ट पे आ सकती थी? या तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती। अगर ये मोशन कर रही है, अगर ये बॉडी अब मोशन में होती, मोशन में होती, और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ये चल रही है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी तो ज्यादा लग रहा है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती। क्या इंक्रीज हो जाती? स्पीड ना। अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होती, इस डायरेक्शन में चल रही होती, तो यहाँ की इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। फोर्स तो इधर की ओर लग रहा है, लेकिन मोशन इधर की ओर है, तो इसकी वेलोसिटी कम, इसकी स्पीड कम हो जाती, धीरे हो जाती, क्योंकि फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। तभी जाके तो ये बॉडी रेस्ट पे आएगी बाद में। यही मैंने इधर लिखा है। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? अ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट कॉज अ बॉडी टू एक्सेलरेट। एक बैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती है। एक्सेलरेट क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में एक बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में एक बॉडी एक्सेलरेट होती है। चौथा पॉइंट क्या है? इन बैलेंस्ड फोर्सेस द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिलिंग ईच अदर्स आउट। इसका मतलब क्या कि जब बैलेंस्ड फोर्सेस का केस हो तो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों एक्ट किधर की ओर हो रहे होंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे यहाँ की ओर फोर्स लग रहा है और यहाँ की ओर भी इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तभी हम उनको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। क्योंकि तभी जाके तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। कि यहाँ की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 0। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। Now, in case of unbalanced forces, the forces are unequal in magnitude. Forces का magnitude unequal होता है, वो बराबर नहीं होता है, causing the object to move in the direction of the greater force. और क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा। मतलब क्या इसका? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में फोर्सेस होंगे अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ की ओर 10 लग रहा है और यहाँ की ओर 5 न्यूटन लग रहा है, तो हो जाएगा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड। और किस डायरेक्शन में मूव होगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव होगा। इन दिस केस ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। नाउ 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 दूसरा केस मुझे आपको बताना है। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ की ओर 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे भी इधर इधर की ओर ही 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे इधर की ओर ही 10 न्यूटन लग रहा है। क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस है या अनबैलेंस्ड फोर्सेस? In this case, it is still unbalanced forces. Unbalanced forces.
बिकॉज क्यों है क्योंकि इधर की ओर ही 10 न्यूटन लग रहा है, इधर की ओर ही 10 न्यूटन लग रहा है। लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में क्या था, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए। अगर एक इधर की ओर लग रहा है तो दूसरा इधर की ओर लगना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड फोर्सेस हो सकते हैं। तो दिस वाज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? द रिजल्टेंट फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मल्टीपल फोर्स आर कंबाइंड। इट इज आल्सो नोन एज नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स होता है कितना फोर्स, टोटल फोर्स एक बॉडी पे कितना एक्ट हो रहा है जब बहुत सारे फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक ही साथ उस बॉडी पे एक्ट हो रहे हो, इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स हैज द सेम इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस का वही इफेक्ट होता है जैसे ओरिजिनल फोर्सेस का इफेक्ट होता है, वैसे ही रिजल्टेंट फोर्स का भी इफेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे एक्ट करता होगा। मतलब क्या, मतलब समझेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर 10 न्यूटन लग रहा है, फिर से यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, फिर से यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है। अब मुझे बोलो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है। देखो पहले देखेंगे एक डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। अब देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पे 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स इन दिस बॉडी कितना आएगा, 10 + 5 + 10 हो जाएगा 25 - 6 ये हो जाएगा 19 न्यूटन। तो इस बॉडी पे कितना रिजल्टेंट फोर्स अब एक्ट हो रहा है, 19 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। दिस वाज रिजल्टेंट फोर्स। देखिए मैंने इधर भी आपको समझाया है, इधर इधर की ओर लग रहा है 950 न्यूटन और इधर की ओर 730 न्यूटन लग रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स मुझे बताओ, रिजल्टेंट फोर्स मुझे बताओ। रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा 950 - 730, कितना आएगा, कितना आएगा, 220 न्यूटन। मगर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हो, 950 के डायरेक्शन में, जिधर की ओर 950 लग रहा होगा। अब देखो इधर की ओर देखो, यहाँ की ओर लग रहा है 500 न्यूटन फोर्स और यहाँ की ओर लग रहा है 1050 न्यूटन। जरा मुझे बोलो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। रिजल्टेंट फोर्स आएगा 1050 - 500। 1050 में से 500 निकालो, कितना हो जाएगा, 400, 450 न्यूटन। लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर के। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।